Hello students, welcome back you all at our channel PC classes and today we discuss about banking law। काफ़ी दिनों से हमारी बैंकिंग की जो क्लास है वो पेंडिंग पड़ी थी, हमारी जीएसटी की और एथिक्स की क्लास कंटिन्यू चल रही थी। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं बैंकिंग की क्लास, क्योंकि पहले हम एथिक्स की कर रहे थे। और बैंकिंग की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो चैप्टर 3 का एक लास्ट पार्ट 3, जिसमें रिमेनिंग टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। सी प्रीवियस हम क्या क्या कर चुके थे। हम पार्ट 1 में और पार्ट 2 में काइंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक, स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक, एसबीआई और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जो कि 2 स्टेप्स में हुआ था, ये हम कवर कर चुके थे, 14 बैंक का और 6 बैंक का। फिर अब इस पार्ट में हम कवर करने वाले आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स को, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को, ओल्ड और न्यू को, और फॉरेन बैंक्स को, फंक्शंस ऑफ फॉरेन बैंक्स को। ठीक है, तो ये हम पूरा आज अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए आरआरबी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रीजनल रूरल बैंक्स। आपको पता है कि एक चीज़ आप याद रखिए कि आरआरबी पे 2 रेगुलेटर्स हैं। आरआरबी पे आपके जो रेगुलेटर्स हैं वो 2 हैं, 2 रेगुलेटर आपके आरआरबी पे हैं। वन इज़ नबार्ड और सेकंड आरबीआई, जो कि हर एक बैंक पर रेगुलेटर होता है। ओके, सो देखिए आपका जो आरआरबी है उसको हम बोलते क्या है भाई, रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि रूरल एरिया में एस्टैब्लिश जो बैंक है। कब फर्स्ट आरआरबी हमारा एस्टैब्लिश हुआ? 2 अक्टूबर 1975 को, और आरआरबी एक्ट 1976 को आया था। यस, इसमें पहले बैंक एस्टैब्लिश हुआ, एक्ट बाद में आया। ऑब्जेक्टिव क्या है? एज इट्स नेम सजेस्ट, रूरल एरियाज़ को ग्रो करना, रूरल एरियाज़ में सेविंग की जो हैबिट है वो डेवलप करना, रूरल क्रेडिट सप्लाई को इंक्रीज करना, टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द रूरल एरियाज पीपल। रूरल एरिया के जितने भी लोग हैं, लाइक फार्मर्स, आर्टिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, एग्रीकल्चरल लेबर्स, इन सभी को बेनिफिट प्रोवाइड करवाना, और रूरल इंडस्ट्रीज़ को, एग्रीकल्चर्स को डेवलप करना। कैपिटल कितनी थी भाई जब आरआरबी एस्टेब्लिश हुआ? तो ऑथोराइज्ड कैपिटल आरआरबी की 1 करोड़ थी जनरली, और पेड अप कैपिटल 25 लाख, विच हैज़ रेज टू, इस कैपिटल को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर है, शेयर हमारा सेंट्रल बैंक का जो शेयर था वो कितना था? 50%, और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 50%, यानी टोटल 100% कैपिटल में से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, स्टेट गवर्नमेंट 15%, और फाउंडर बैंक्स आर दोज बैंक्स जिन्होंने आरआरबी एस्टैब्लिश करते हुए अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की, फाउंड किया आरआरबी को, जिसमें एसबीआई और ये सभी बैंक्स आते हैं, एलआईसी, और ये 35% इनका पोर्शन था, 35% शेयर था इनका। और फाउंडर बैंक कौन सा होता है भाई? कोई भी नेशनलाइजेशन बैंक, एक नेशनलाइज्ड बैंक को ही फाउंडर बैंक आरआरबी का बनाया गया, जिस बैंक का नेशनलाइजेशन हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में आरआरबी का जो पोर्शन है वो आरआरबी टोटल हमारे स्टार्टिंग में कितने एस्टेब्लिश हुए थे भाई? 4 एस्टेब्लिश हुए थे, और यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आरआरबी के बारे में। बाकी इसको डिटेल में हम आरआरबी के फंक्शंस और कौन कौन से बैंक एस्टेब्लिश हुए वो आरआरबी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें अभी के लिए आपको सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, जो कि रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए एस्टैब्लिश की गई, जिसको हम हिंदी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं। कब आया? 2 अक्टूबर 1975 को, और महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पर ये बैंक है वो एस्टैब्लिश किए गए, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी रूरल एरिया से ज़्यादा जुड़े हुए थे, उन्होंने भी रूरल एरिया की ग्रोथ के लिए काम किया, इसीलिए। ओके, सो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा एस्टैब्लिश किए जाते हैं, यानी जो ओनरशिप है वो प्राइवेट पीपल्स की होती है, ना कि गवर्नमेंट की इन बैंक्स पे। और बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक आज की डेट में है वो है हमारा एचडीएफसी बैंक।
और मोस्ट जो टाइप है प्राइवेट सेक्टर बैंक के वो कौन कौन से हैं? फॉरेन बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंक में इंक्लूड किया जाता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को जो कि आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को और न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को। ओके, अब इसके बाद देखिए आपके ओल्ड कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक थे जैसे कि सिटी यूनियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक, ठीक है, कैथोलिक सियरियन बैंक और जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये सारे आपके कर्नाटका बैंक, ये सारे आपके क्या हैं भाई? कुछ ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक थे। और उसके बाद कुछ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक एस्टैब्लिश हुए, ठीक है। और अकॉर्डिंग्स विद द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, आपको पता है ना कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुई थी, हमारी फाइनेंशियल सेक्टर की रिफॉर्म्स हुई थी 1990 को जब गल्फ वार हुआ था, खाड़ी युद्ध, उसके बाद 1991 में एलपीजी पॉलिसी आपकी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि मिस्टर मनमोहन सिंह ने दी थी, ठीक है। इसी के साथ में बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए थे 1991-92 के पीरियड में नरसिम्हम कमेटी के द्वारा, नोट कर लो इसको, नरसिम्हम कमेटी के द्वारा, नरसिम्हम कमेटी ने ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो किए थे बैंकिंग में, क्योंकि हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे चली गई थी और इसी कारण नरसिम्हम जो कमेटी है वो एस्टैब्लिश की गई 2 बार और उसने रिपोर्ट दी और जितने भी रेशो है CRR, SLR, ये सारे हैं वो कम कर दिए गए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इकोनॉमी। ओके, अब इसकी इसी डेवलपमेंट के इरा में ही एक्सिस बैंक और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, ये सारे बैंक्स जो न्यू प्राइवेट सेक्टर के बैंक जिनका नाम आप आजकल सुनते हो, ये अराइज हुए थे। ओके, उसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट है हमारा फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स आर दोज बैंक्स जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है, या फिर वो इंडियन बैंक जिनकी ब्रांचेस फॉरेन में है। इट इज़ रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू दी रूल्स ऑफ हिज ओन कंट्री। यस, ये जो फॉरेन बैंक हैं, जैसे कि फॉरेन कंट्री में इनका हेडक्वार्टर है तो इनकी कंट्री के अकॉर्डिंग ही उनके जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही ये बैंक रन होते हैं। और मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन बैंक के लिए वो $25 मिलियन अर्लियर थी लिमिट, और स्प्रेड किया गया इनको 3 ब्रांचेस पर, जैसे कि $10 मिलियन है वो एक ब्रांच के लिए, 10 सेकेंड के लिए और $5 मिलियन थर्ड ब्रांच के लिए। तो नंबर ऑफ जो लाइसेंस है वो डिसाइड करेगा हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो ये डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ लाइसेंस हैं वो फिक्स किए जाएं। ओके, इसके बाद है आपका फंक्शन ऑफ फॉरेन बैंक्स। फंक्शंस ऑफ फॉरेन बैंक्स यानी फॉरेन बैंक्स के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए, फॉरेन बैंक्स यानी कि विदेशी बैंक, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक इंपोर्ट होता है आपका, इंपोर्ट होता है जब हम इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट मीन्स जब फॉरेन से गुड्स हमारी कंट्री में आते हैं, फॉरेन टू इंडिया, और एक्सपोर्ट मीन्स जब इंडिया से अगर हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन में कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए ये एक्सपोर्ट है, गुड्स है, सप्लाई कर रहे हैं, और ये इंडिया के लिए इंपोर्ट है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, फाइनेंस का जो मेन फंक्शन है वो इन बैंक्स का होता है। यानी कि कितना भी फाइनेंस अगर चाहिए होता है इंपोर्ट करने में, ट्रेड में, लाइक डॉक्यूमेंट्स के लिए, बिल्स वगैरह के लिए, पेपर एक्सेप्टेंस के लिए, सारा फाइनेंस है वो प्रोवाइड करवाते हैं। फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेड, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, जब इंपोर्टर बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तब भी, और जब वो पेमेंट करने लगता है तब भी। यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फाइनेंस जो चाहिए होता है वो फॉरेन बैंक्स की सहायता से ही होता है। क्योंकि आपको पता है जब हमने LOC की कॉन्सेप्ट की थी, लेटर ऑफ क्रेडिट की, BRF में, तब हमने डिस्कस किया कि
एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर एक दूसरे से बिल्कुल अननोन होते हैं या रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं वो आपस में पेमेंट का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेन बैंक्स है वो हेल्प करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। थर्ड है फाइनेंसिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड, जो अपनी कंट्री के डोमेस्टिक ट्रेड में उसको डेवलप करने में, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में, लोन देने में, ठीक है, और जो प्रमोट वगैरह की एक्टिविटी करने में, ठीक है, सिक्योरिटीज़ में जो आपके फॉरेन बैंक्स हैं वो हेल्प करते हैं। और जो जनरल बैंकिंग फंक्शंस होते हैं, जो कि प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, डेवलपिंग फंक्शन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, तो वो भी आपके फॉरेन बैंक सारे काम करते हैं। तो टोटल फॉरेन बैंक्स आपका एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट, इंटरनल ट्रेड और बैंकिंग फंक्शन ये सभी काम करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, सब्सक्राइब द चैनल। और इसके बाद हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे बैंकिंग का। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्ट विद योर स्टडी। अपनी पढ़ाई के साथ अब जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।